लोग जो है गोल्गी बॉडीज़ के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं किस पे, लाइसोसोम। क्यों? क्योंकि अभी भी हमने देखा कि सर गोल्गी बॉडी भी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, वही लाइसोसोम। तो हम क्या बात करेंगे, लाइसोसोम्स। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं, इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से ही जाना जाता है। हम बताएंगे क्यों कहते हैं, पहले देखिए इसको। लाइसोसोम क्या होता है कि लाइसोसोम बाबू एक यूनिमेम्ब्रेनस, एक मेम्ब्रेन का बना हुआ, क्या हम बोले बता, एक ही मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्फेरिकल स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर में ढेर सारा पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, जो क्या करता है, दूसरे कोई भी हार्मफुल एजेंट्स अगर रहा तो उसको क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, चाहे बैक्टीरिया रहे, चाहे वायरस रहे, या फिर चाहे फूड को भी पचाने में भी ये मदद करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या बोला था इसके बारे में, यही लिखते हैं कि सर लाइसोसोम जो है स्मॉल है, छोटा छोटा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये जो एंजाइम्स है बाबू, ये एंजाइम्स आया कहाँ से इसमें से, तो ये जो एंजाइम्स है फ्रॉम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारा एंजाइम्स को सिंथेसाइज किया था, वही एंजाइम्स क्या लाइसोसोम के अंदर में भरा रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो स्मॉल है, छोटा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, containing पावरफुल हाइड्रोलाइटिक, मतलब कि पानी के प्रदेश में किसी चीज़ को तोड़ देना। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखिए यहाँ पर हम नया नया टर्म इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग किताब पढ़ते हैं। जब आप किताब पढ़ेंगे तो कहीं लिखा रहेगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कहीं लिखा रहेगा डाइजेस्टिव एंजाइम, तो कन्फ्यूजन वहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, पावरफुल एंजाइम, तो सब आपको रहेगा कंटेंट दिमाग में, तो आप आराम से जो है ना क्वेश्चन या फिर कोई भी टॉपिक को आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से एकदम हम खुद ही बहुत ही स्लो मोड में आपको लेके चल रहे हैं। ठीक है, बस खाली सिर्फ क्या करिए, आराम से वीडियो देखिए, आराम से बस पढ़िए, नोट्स बनाइए, और आप कोई भी एग्जाम में देखिएगा आपको अपने आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या बोले कि सर ये लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम होगा क्या कि स्मॉल है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, चलिए सर अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में फंक्शंस में क्या काम है, बात समझेंगे कि सर अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब भूखे रहते हैं, भूखे मतलब क्या, जब हम लोग क्या फास्टिंग करते हैं तो हमारा सेल्स में क्या होता है कि फूड की कमी होती है। फूड की कमी होती है तो उस समय को कहते हैं जब सेल में एनर्जी प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि हम फूड खा ही नहीं रहे हैं, उसको कहते हैं स्टार्विंग, क्या कहते हैं, फिर स्टारवेशन कहते हैं। मतलब कि जब हम भूखे रहते हैं या फिर फास्टिंग करते हैं तो सेल में फूड जो है ना ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है, उस कंडीशन को कहते हैं क्या, सेल स्टारवेशन। तो सेल स्टारवेशन के समय में सर सेल भूखे रहेगा, जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारा फैट्स रहता है, बहुत सारा क्या रहता है, फैट मॉलिक्यूल, जो कि जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फैट जो है रिजर्व फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। तो उस फैट को तोड़ता है कब, जब हम भूखे रहते हैं या फिर जब हमारा सेल का स्टारवेशन स्टारवेशन पीरियड में जब रहता है, जब हमारे बॉडी में सेल के पास एनर्जी नहीं पहुंच पाता है, उस समय में यही लाइसोसोम फैट को तोड़ करके डाइजेस्ट कर करके और क्या प्रदान करता है, हमारे सेल को प्रॉपर मात्रा में एटीपी या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो पहला बात क्या लिखेंगे कि ड्यूरिंग स्टारवेशन lysosomes provide एनर्जी, किस रूप में, एटीपी, एनर्जी। लाइसोसोम प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल बाय डाइजेस्टिंग क्या, फैट्स जो क्या रहता है, that are stored inside the body,
जो हमारे बॉडी में फैट्स स्टोर होता है उसको डाइजेस्ट कर करके कब, जब सेल में ग्लूकोज की कमी होती है, जब सेल में ग्लूकोज की कमी होती है, कब, जब हमारे सेल में फूड नहीं जा पा रहा है, ग्लूकोज नहीं जा पा रहा, उस समय में लाइसोसोम क्या करता है, एटीपी प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, किसको किसको, सेल को। कैसे भाई, फैट को तोड़ करके। सब जानता है कि फैट क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है, ठीक है। और क्या करता है सर, देखिए हम लोग नाम सुने होंगे मेटामॉर्फोसिस। क्या भाई, देखे होंगे कि अगर हम लार्वा का बात करते हैं, फ्रॉग का लार्वा याद है, टेडपॉल, तो टेडपॉल में देखेंगे अगर पानी में बच्चा दिखता है तो मछली की तरह दिखता है। कैसा दिखेगा, देखिए ध्यान से, पहले यहाँ देखिए समझिए। अगर हम बात करें इस तरीके से, आपको जो है ना मछली की तरह आपको दिखेगा, कौन, टेडपॉल, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ से ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट आपका टेल है। क्या है बोलो बाबू, टेल है, किसका, टेडपॉल का, ठीक है। टेडपॉल क्या है, ये लार्वा है, क्या है, एक स्टेज है, किसका, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग मतलब कि हमारे जीवन का बहुत सारा, जब हम लोग जब माँ की कोख में होते हैं तो हमारा शरीर किससे बना, जाइगोट से बना, पूरा का पूरा बॉडी जाइगोट से बना था। जाइगोट में बहुत सारा बदलाव हुआ है। क्या हुआ बदलाव बाबू, उसका रूप जो है ना, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसके रूप में बहुत सारा बदलाव हुआ है। उसी तरीके से जब फ्रॉग क्या, टेडपॉल से जब फ्रॉग कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये टेडपॉल में भी बदलाव होता है। कैसा, शारीरिक कुछ बदलाव होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होता है। तो क्या होता है बाबू कि ये टेडपॉल में ये जो टेल है, ये टेल जो है ना डिजॉल्व हो जाएगा। टेल क्या होगा बोलो बाबू, ये गेट डिजॉल्व, और इससे क्या हो जाएगा, फ्रॉग बन जाएगा, यंग फ्रॉग बन जाएगा। मतलब क्या कि इस टेल का डिजॉल्व हो जाना भी क्या है, एक फिजिकल चेंजेस है। मतलब क्या, स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, ये कैसे हुआ है बाबू, ये हुआ है टेल के डिजॉल्व होने से। तो जो टेल जो डिजॉल्व होता है ना बाबू, डिजॉल्व ये किसके तरह होता है, लाइसोसोम्स के मदद से ही होता है, लाइसोसोम्स। वाह सर, क्या बात है। तो लाइसोसोम्स क्या करता है कि अपने एंजाइम्स के माध्यम से इसके टेल को डिसॉल्व कर देता है, ताकि ये टेडपॉल से क्या बन जाए, यंग फ्रॉग में बन जाए। इस प्रक्रिया को, जिसमें टेडपॉल से यंग फ्रॉग बनता है ना, इस प्रक्रिया को ही कहते हैं हम लोग क्या, मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बोलो बाबू, मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ लिख देते हैं कि सर टेडपॉल से यंग का बनना, टेडपॉल से यंग का बनना, फ्रॉग का बनना, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसी को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। तो हमने यहाँ पे दूसरा यूज सीख लिया सर कि मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया के दौरान जो लाइसोसोम है, ये टेडपॉल से क्या, टेल को डिसॉल्व कर देता है, और ये टेडपॉल जो लार्वा है वो किससे, उससे क्या बन जाता है, फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। तो हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, लाइसोसोम dissolve the tail of tadpole to develop the larva into young frog। कोई तकलीफ नहीं, देखो दोनों का दोनों जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं सर, थर्ड नंबर। हम लोग क्या जानते हैं कि सर देखिए, अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद हो, देखिएगा ध्यान से, तो सब कुछ आसान है, बस हम लोग बस माइंड में सेट कर लेते हैं ना, बायोलॉजी हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारा वर्ड आता है नया नया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वर्ड नहीं आता है, हम लोग को इंटरेस्ट नहीं जगाया जाता है शुरू से पढ़ने में। क्या, क्यों, क्योंकि कोई बच्चे
समझ नहीं पाते हैं और उनके समझाने के ऊपर में कोई टीचर जो है जल्दी से समय भी नहीं देता है। यही दो कारण है जिसके चक्कर में बच्चों लोग का जो है ना इंटरेस्ट जो है बायोलॉजी से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आसान है। और जहाँ तक रहा बात हार्ड वर्ड का, तो वो वर्ड कुछ गिने चुने ही रहते हैं। एक चैप्टर में मान लीजिए कि 10 वर्ड है नया, तो 10 वर्ड फिक्स है, अब तो नया वर्ड आएगा नहीं। तो जरा सोच के देखिए कि अगर हमारे पास अगर 5 चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर 5 चैप्टर एक क्लास में दिया है, तो क्या हर एक चैप्टर में 10-10 नया वर्ड देने का अधिकार नहीं है सीबीएसई को? कितना कॉमन सेंस वाला बात है। ठीक है, इसीलिए माइंड से एक जो झूठा एक वहम है ना फैला हुआ, उसको प्लीज़ हटाइए। ठीक है, और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट जो है ना थोड़ा सा लेंगे ना, तो टीचर भी आपको इंटरेस्ट से जो है ना आपको समझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और आपको कुछ भी जो है ना टफ नहीं लगेगा और हर चीज़ आप कंटिन्यू जो है ना लेके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और जो हवा बना हुआ है ना मार्केट में कि बायोलॉजी बहुत हार्ड है, बायोलॉजी बहुत, पहले से ही बच्चा कंक्लूड रहता है। बच्चा जब 8 क्लास में गया ना तो वहीं से कंक्लूड है कि हमको बायोलॉजी नहीं लेना। सर क्यों? क्योंकि स्कूल में फैला दिया है बात कि बायोलॉजी बहुत हार्ड है। पहले बात कि बहुत सारे स्कूल में तो पहली बात अगर देखा जाए तो बायोलॉजी का तो टीचर ही नहीं होता है। ठीक है, कोई भी आया बस बायोलॉजी का नोट्स दे करके चैप्टर कंटिन्यू। ठीक है, हम लोग भी स्कूल में पढ़े वही चीज़ को फेस किए हैं। तो अब तो चलो हम किसी स्कूल के बारे में ब्लेम नहीं कर रहे हैं, फिर हम किसी के बारे में पर्सनली हम कमेंट नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये हकीकत है शुरू से ही। ठीक है, एक अंधविश्वास फैला दिया गया कि बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी रट्टाफिकेशन का है। आई नो रट्टाफिकेशन का है, लेकिन बिना समझे हुए आप नहीं रट सकते हैं। और कब समझेंगे? जब आपको समझाने वाला मिलेगा। ठीक है, जब आपको समय देने वाला मिलेगा, है ही नहीं तो आपको दिया जाएगा क्या? ठीक है, तो पहले से ही दिमाग में बैठा कर रखना है। ठीक है, कि बायोलॉजी हार्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। माइंड को फ्रेश करिए। ठीक है, और सोच के देखिए कि हमारे इंडिया में ठीक है मेडिकल फील्ड में जाने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड सेट है कि बायोलॉजी हमको नहीं लेना है, बायोलॉजी तो हार्ड है, बायोलॉजी तो हमसे होगा नहीं, बायोलॉजी में रटना है। ठीक है, मैथ करते करते सब ऐसा ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ज़रा सोच के देखिए प्लीज़, इस बात को समझिए कि बायोलॉजी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। कब? जब आप थोड़ा सा मेहनत करें और टीचर थोड़ा सा आपके साथ लग जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है, और हार्ड बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं। तीसरा हमने बताया कि सर हम बोल रहे थे क्या कि ये स्ट्रक्चर आपको देख करके याद आ रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं, ये स्ट्रक्चर क्या है? स्पर्म हमको दिख रहा है सर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप ऐसा देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किसका है बोलो? स्पर्म का है। स्पर्म जो है ना वो मेल गैमेट होता है, किसका? एनिमल्स का। तो ये जो हम यहाँ से यहाँ जो पार्ट देख रहे हैं, जब बना दिए स्पर्म तो थोड़ा सा जो है ना इसको लेवल पे कर दिया जाए। ठीक है, ये है हमारे पास नेक, गर्दन कह सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है उसको कहते हैं क्या? हेड। ये वाला क्या है? टेल है। और इस पोर्शन को कहते हैं एंड पीस, एंड पीस कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो लास्ट में आपको ये जो है ना ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। अब देखिए जो बाहर में हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है सर, ये जो बाहर वाला जो पोर्शन हमने कवर बनाया है, लेयर बनाया है, इसको कहते हैं एक्रोजोम। क्या कहते हैं? एक्रोजोमल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या फिर एक्रोजोम भी आप शॉर्ट में आप कह सकते हैं। इस एक्रोजोम में ढेर सारा लाइसोजोम्स प्रेजेंट रहता है। क्या बोले हम? इस एक्रोजोमल मेम्ब्रेन में बहुत सारा लाइसोजोम्स प्रेजेंट रहता है। ये लाइसोजोम्स क्यों प्रेजेंट है? क्यों बताते हैं, देखिए। हमको इस स्पर्म को कहाँ जाना है? इस मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना है ना, ताकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर क्या बने? जाइगोट बने। तो देखिए फीमेल गैमेट मतलब एग, ये एग है। तो एग को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा सेल का जो है ना लेयर्स घेर के रखता है। क्या बोले हम? एग जो है, एग को प्रोटेक्ट करके बहुत सारा सेल का लेयर घेर के रखता है। तो जब तक जैसे ये पहुंचेगा तो इस रास्ता जब तक ले इसको पूरे के पूरे जो सुरक्षा कवच है इसको जब तक ले डिजॉल्व नहीं करेगा तब तक ले ये न्यूक्लियस इसके पास कैसे मिलेगा? कॉमन सेंस वाला बात है। इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है सर कि ये एक्रोजोम का मेम्ब्रेन में जो लाइसोजोम का जो एंजाइम्स होता है वो एंजाइम्स इसको डिजॉल्व करता है, इसका सुरक्षा कवच को डिजॉल्व करता है, इसके लेयर्स को डिजॉल्व करता है, प्रोटेक्टिव लेयर को डिजॉल्व करता है। किसका? फीमेल गैमेट का, ताकि रास्ता बने और ये न्यूक्लियस जाके कहाँ से मिल जाए? फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस से मिल जाए। क्लियर है? तो चलिए हम इसी बात को लिखना चाह रहे हैं। तो हमको यहाँ पे से नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया कि एक्रोजोमल मेम्ब्रेन में या फिर एक्रोजोम के मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है कौन? लाइसोजोम्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? लाइसोजोम्स फॉर्म
एक्रोसोमल मेम्ब्रेन ऑफ क्या, स्पर्म। ठीक है, हमने क्या बताया कि 3 हमने फंक्शन बताया सर आपको। ठीक है, लाइसोसोम हमने बताया ये चीज़। हाँ, ये हो गया स्टार्वेशन के समय में फैट को डिजोल्व करके एटीपी प्रदान करता है हमारे सेल को। दूसरा काम करते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग में हम क्या देखें कि टेडपोल से जो है ना यंग वंस बनने में काम कर रहा, लाइसोसोम्स कर रहा है डिजोल्व करने में टेल को। फिर थर्ड हमने देखा क्या कि एक्रोसोमल मेम्ब्रेन को बनाता है ताकि जो है ये मेम्ब्रेन एग के सुरक्षा कवच को क्या डिजोल्व करके और उससे मिलन कर सके। ठीक है, अब देखो सर ये सब कुछ बता दिए लेकिन इसका अभी तक बात नहीं की है। ये वाला बात जो है ना सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों करते हैं, जरा समझिएगा। चलो एक नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं क्या, कि जब सेल में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फिर फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब पहले क्या होता है समझिए। फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब वो होता है कि जो हमारे सेल का नहीं है, जो हमारे सेल के लिए यूज़फुल नहीं है, उसको कहते हैं फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। वो हो सकता है बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो कोई भी डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन, उसी को कहते हैं इन्फेक्शन, या फिर क्या कह सकते हैं फॉरेन बॉडीज़ कहते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर में कोई भी फॉरेन बॉडीज आएगा जो टॉक्सिक है, जो जहरीला है, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उसको क्या करेगा, उसको ये अपने स्ट्रॉन्ग एंजाइम से डिजोल्व कर देगा, किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है कि सर इट हेल्प्स इन destroying the foreign toxic bodies like हम कह सकते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, कुछ वेस्ट जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कुछ वेस्ट हो गया, इसमें हम कह सकते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजन का बना हुआ रहता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, एटीसी। कभी कभी क्या होता है, 5वां फंक्शन में देखते हैं कि हमारा सेल क्या होता है कि बहुत सारा सेल में चोट लग गया या फिर क्या इंजर्ड हो गया या फिर कट फट गया हमारे बॉडी में बहुत सारी जगह। तो जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, जो इंजर्ड सेल होते हैं, जो वुंडेड सेल होते हैं, जिसमें जख्मी सेल होते हैं, उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्टेड रहेंगे, वुंडेड रहेंगे, तो हमारे अदर सेल्स को भी तकलीफ होगा। ठीक है, तो हम क्या बोले हम कि ये वॉर्न आउट सेल को, कटे फटे सेल को, वॉर्न आउट सेल को, डेड सेल को ये डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग क्या, वॉर्न आउट सेल्स, वॉर्न आउट सेल्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम क्या बोले कि अब ये तो सही है सर, वॉर्न आउट सेल को चलो डिस्ट्रॉय किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेल में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कि अब जो है ना, अब जो है लाइसोसोम्स को संभालना मुश्किल होता है। लाइसोसोम्स को जो है ना, उस सेल को संभालना मुश्किल है। उस केस में क्या करता है कि देखता है कि अगर हम उसको नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्शन को नियंत्रण नहीं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये सेल में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा कि अगल बगल के सेल को भी क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। उस सेल में इसको जो है ना डिसीजन लेना होता है। ये क्या करता है कि अब देखता है कि हम तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि क्यों ना हम पूरे के पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय कर दें। क्यों? क्योंकि हम इन्फेक्शन को तो रोक पा नहीं रहे। तो ऐसा करते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वही सेम कि ना रहेगा सेल, जब सेल ही नहीं रहेगा तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सेल में एंटर किया है वो भी नहीं रहेगा, खत्म कहानी। तो वो पूरा का पूरा जो है ना लाइसोसोम्स रप्चर कर जाता है, सेल के अंदर में ही क्या होता है, रप्चर कर जाता है। इसी को कहते हैं ऑटोलाइसिस या फिर ऑटोफैगी। मतलब क्या बोलते हैं, अपने आप को ही, ऑटो मतलब सेल्फ, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। पूरे के पूरे अपने पेरेंट सेल को ही क्या करता है, नष्ट कर देता है। कब? जब जो है इन्फेक्शन जो है ना एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, जिसको अब जो है ना किसके लिए, लाइसोसोम्स के लिए क्या संभालने के बात नहीं है। उस केस में लाइसोसोम्स खुद सेल में ही क्या होता है, रप्चर कर जाता है, और उसके चलते वो पूरा का पूरा सेल ही क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्या, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यही लिखते हैं सुसाइडल बैग। क्यों? बिकॉज इट helps in autolysis of the cell।
ऑटोलाइसिस ऑफ द सेल कभी कभी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हमारा ये लाइसोसोम क्या हुआ।